नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 18 फरवरी का थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अगर पूछे आपसे क्वेश्चन तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यही लोकसभा में क्या हो जाता है, मतलब कि केंद्र में अगर पूछे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये विधानसभा के प्रति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ से 4 प्रश्न हो गया अति महत्वपूर्ण, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से ये पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, प्रहलाद जोशी वर्तमान में किसके मंत्री हैं, यानी कौन से मंत्री हैं, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और ऊर्जा नवीकरणीय मंत्री है प्रहलाद जोशी है। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन क्या मंत्री है आपको पिछले शिफ्ट में पूरा एनालिसिस में बता दिए हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो लोग नहीं देखें वो सारा वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतरिया नृत्य से संबंधित है, मतलब किसी नर्तक के बारे में पूछा था कि कौन सा सतरिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको बता देते हैं कि सतरिया नृत्य से संबंधित सभी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है ना, उसमें से जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सतरिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों में ये शामिल है, कौन कौन है, बापूराम, बरबा यान अतेई है ना, तो ये शायद अतेई ही ऑप्शन में था आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या अतेई था। ठीक है, बापूराम बरबायान अतेई जो है ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। ये कहाँ के, असम के हैं है ना। सतरिया नृत्य जो है ये कहाँ का, असम का। ठीक है, और बाकी आपको मनीराम डट्टा मुख्तियार बरबायान ये भी सतरिया नृत्य से संबंधित है। गहन चंद्र गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और ललित चंद्र नाथ ओझा और गोपीराम या तो गोपीराम बरगयन, रामेश्वर सेकिया, हरिचरण सेकिया, कोसा कांटा, देवा गोस्वामी सतरिया नृत्य से ये सब संबंधित है। ठीक है, सतरिया नृत्य कहाँ का है, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। और सतरिया नृत्य का अगर जनक पूछा जाए तो ये इसमें कौन है, 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव ने इसे विकसित किया था। और सतरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, तो संगीत नाटक अकेदमी ने 2000 ईस्वी में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 2024 में ज्ञानेश कुमार जो है किस पद पर तैनात थे, तो ये चुनाव आयुक्त पद पर तैनात थे। और आज ही के दिन यानी कि 18 फरवरी 2025 को इसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त अगला नियुक्त इसे घोषित किया गया। ठीक है, जैसे वर्तमान में अभी कौन थे, राजीव कुमार का जगह लेंगे ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, तो ज्ञानेश कुमार, यानी कि अगले जो ज्ञानेश कुमार है ये मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव पूछा था, इसमें से क्या हुआ था, तो नकारात्मक प्रभाव में कई चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मिट्टी की उर्वरता में कमी, ये नकारात्मक प्रभाव था हरित क्रांति के। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी के उर्वरता में कमी हो गई थी। फिर भूजल संसाधनों में कमी आई थी। सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होने से कई इलाकों में भूजल की कमी आ गई थी। फिर जैव विविधता में कमी हुई थी, यानी कि हरित क्रांति में ज़्यादातर गेहूं और चावल जैसी एक ही फसल पर ध्यान दिया गया जिससे जैव विविधता कम हो गई थी। क्षेत्रीय असमानताएं हुई थी, यानी कि हरित क्रांति की तकनीक से आर्थिक असमानताएं बढ़ गई थी। स्वास्थ्य पर असर पड़ा था, यानी कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से कैंसर, किडनी फेलियर, मृत जन्म और जन्म दोष जैसी बीमारियां हो रही थी। और पर्यावरण पर असर पड़ा था, यानी कीटनाशकों और उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी में भारी धातुओं का स्तर बढ़ गया था।
वायु प्रदूषण भी देखा गया था। इसमें क्या हुआ था, कृषि अपशिष्टों के जलन से वायु प्रदूषण हो रहा था, बेरोजगारी भी हुआ था। हरित क्रांति में कृषि यंत्रीकरण से ग्रामीण इलाकों में खेत मजदूरों की बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। तो ये सभी इनके नकारात्मक प्रभाव थे। जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंडित रविशंकर ने यानी किस फिल्म में संगीत जो दिया था, पंडित रविशंकर, तो ये कई फिल्मों में दिया था, है ना, जैसे कि पथेर पंचाली, अपराजिता, अपूर्व संसार, गांधी, गोदान, ये सब में, है ना, संगीत ये गायन किया था पंडित रविशंकर। ठीक है, तो जैसे कि पाथेर पंचाली में इसने 1955 में दिया था, अपराजिता में 1956 में, अपूर्व संसार में 1959 में ये संगीत गाया था उसमें। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के 37वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था, तो गेट सेट गोवा था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था, तो ये गेट सेट गोवा था। ठीक है, खेल करंट अफेयर जो है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर की एक स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी का ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत अपलोड किया हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था कहाँ, पूछा जाए 2023 में हुआ था, कहाँ, गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, तो मोगा था, है ना। थीम सॉन्ग क्या था, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। ठीक है, ये सभी अति महत्वपूर्ण याद रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में जो गोवा में हुआ था, इसका शुभंकर मोगा था। इसका थीम सॉन्ग क्या था, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था, गेट सेट गोवा था। बात करते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल 2024, ये कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ये मतलब उत्तराखंड में हुआ है, जनवरी 2025 में हुआ। ठीक है, और 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मेघालय में किया जाएगा। तो ये भी सभी ध्यान रखना है ना। 38वां राष्ट्रीय खेल पूछे उत्तराखंड, 39वां मेघालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, 8 अप्रैल 2015 को किया था। ब्रेथलेस 1998 में रिलीज किया गया था, यह किस संगीतकार का एल्बम है, तो ब्रेथलेस 1998 में भारतीय संगीतकार ये शंकर महादेवन द्वारा गीतकार जावेद अख्तर के साथ रिलीज किया गया ये इंडी पॉप एल्बम है। यानी कि किस संगीतकार द्वारा, तो महादेवन है ना, शंकर महादेवन द्वारा ये रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, असम में कुशल समृद्धि और नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है, तो बोहाग बिहू को और किस नाम से जानते हैं, तो रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एनालिसिस आज भी फर्स्ट शिफ्ट में करवाए थे, है ना, फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में। और इसकी जो फेस्टिवल है ना, सभी राज्यों का महत्वपूर्ण त्यौहार फेस्टिवल, इसकी भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, एसएससी जीडी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, उसमें वीडियो डला हुआ, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उस वीडियो में जाकर देखें, वो जो वीडियो देखे होंगे वो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि वो जो वीडियो देखे होंगे कमेंट बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया था। उसका क्वेश्चन नंबर जाकर देखिएगा 24। ठीक है, उसको 24 नंबर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा में सारे चीज़ बताए थे, जो कि अभी यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे 24 में ये क्वेश्चन था कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, तो 3 प्रकार का बिहू उत्सव मनाया जाता है। अब उसका डिटेल में आपको बताए थे कि बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है, रोंगाली या बोहाग बिहू, है ना। तो बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है, रोंगाली। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। और कोंगाली या तो कटी बिहू, तो यहाँ ध्यान रखना है, अभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है आपको, है ना। कटी बिहू का दूसरा नाम क्या है, कोंगाली। कटी बिहू क्या बोलते हैं, कोंगाली, अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली को माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है, भोगाली। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, अभी ये दोनों नहीं पूछा गया है। ठीक है, बोहाग बिहू का रोंगाली पूछ लिया, कटी बिहू का दूसरा नाम क्या, कोंगाली, और माघ बिहू का है भोगाली। ठीक है, सभी है एक ही जैसा है ना, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली। तो रोंगाली पूछ लिया, कोंगाली और भोगाली अभी बाकी है। ठीक है, देखिए रोंगाली बिहू इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बसंत त्यौहार मनाता है। भोगाली बिहू यानी कि माघ बिहू एक फसल त्यौहार है, यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फसल त्यौहार कौन सा है, तो माघ बिहू जो है एक फसल त्यौहार है, जिसका दूसरा नाम क्या है, भोगाली बिहू है। ठीक है, जिसमें सामुदायिक दावतें होती है। कोंगाली बिहू यानी कि कटी बिहू, है ना, कटी कोंगाली, को से कटी को से कोंगाली, तो कटी बिहू कोंगाली बिहू कहा जाता है इसे। एक कालिमामय मितव्ययी त्यौहार है, जो कि कम आपूर्ति के समय के मौसम को दर्शाता है और एक जीववादी त्यौहार है।
रोंगाली बिहू असमिया नववर्ष के साथ मेल खाता है ना, तो असमिया नववर्ष के बारे में पूछा गया था, तो रोंगाली बिहू कहा जाता है इसे, ठीक है। और असमिया लोग रोंगाली बिहू को दावतों, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को 2023 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो उत्तराखंड के झांकी को दिया गया था, ठीक है। ये 2023 का पूछा गया है, अभी एग्जाम बाकी है और क्वेश्चन भी 2 बाकी है। कौन कौन सा, 2024 का सर्वश्रेष्ठ झांकी याद रखना है आपको, 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2023 का उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया था। इसका विषय था क्या, मन स्कंध, ठीक है। 2023 की बात हुई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आने वाले शिफ्ट में कि गणतंत्र दिवस 2024 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखना है। और गणतंत्र दिवस 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश का महाकुंभ की झांकी दिखाया गया था, तो इसे मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था, तो मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी, शुंग वंश का। शुंग वंश जो है ना, मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का काल रहा, और इस वंश की स्थापना यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ, यानी कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहदर्थ की हत्या कर और शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, है ना। और एक है हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, वो था बिंबिसार, ठीक है। अब बिंदुसार अलग है, बिंदुसार है ये अशोक का पिता था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो आखिरी बार 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। यानी कि भारत में अभी तक 2 ही एशियाई खेल हुआ था, एक हुआ था 1951 में और एक हुआ था 1982 में हुआ था, ठीक है। तो भारत में पहली बार एशियाई खेल पूछे कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था, 4 मार्च से 11 मार्च 1951 में हुआ था, और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। दोनों जो खेल हुआ था एशियाई खेल भारत में 1951 और 1982, ये दोनों नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो आपको बता दें कि अनुसूची और भाग, संविधान, अनुच्छेद, ये सभी का एक वीडियो स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 प्रश्न। वो वीडियो जो लोग भी नहीं देखें जरूर देखिएगा, जो लोग देख लिए हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है ना, सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, अगर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद 51 का ए में है, ठीक है। कहाँ से, रूस से लिया गया। और इसी से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन ना हो, ताकि उसको भी ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है DPSP, ये किस भाग में है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। और DPSP कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का मुख्य कारण क्या था, तो देश की बदलती आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक योजनाएं दे दिया था 2-4 और उसमें मिलान करना था, ठीक है। उसमें से एक ये भी था कि जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू हुई थी, तो 1989 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था, और राजीव गांधी सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, संधि शब्द का विलोम क्या है, तो संधि शब्द का विलोम है विग्रह है, ठीक है। अध्याय शब्द का समानार्थी शब्द पूछा था, तो अध्याय शब्द का समानार्थी क्या होता है, तो खंड, भाग, सर्ग, स्कंध, प्रकरण, पाद, कांड, चैप्टर, परिच्छेद, पर्व। इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम होता है कुंठित। नदी के पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ था तटिनी, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तटिनी, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नदी का पर्यायवाची और भी याद रखना आपको, सरिता, तरंगिनी, तटिनी, आपगा, निम्नगा, दरिया, निर्झनी और वाहिनी, शैवालिनी और शैलजा, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है
कि छिन्न शब्द का विलोम पूछा था, क्या होता है छिन्न शब्द का विलोम होता है क्या, पुष्ट होता है ना। छिन्न शब्द का विलोम हो गया पुष्ट। और छिन्न शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछे तो कमजोर, कृश, दुर्बल और अशक्त, ये सब छिन्न शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 18 फरवरी का थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।